हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे क्लास 8 जियोग्राफी का एंड उसमें हमने जो मिनरल्स हैं उनके बारे में पढ़ा कि मिनरल्स क्या होते हैं, किस किस तरीके के मिनरल्स होते हैं। और फिर हमने पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने काफी सारे जो सोर्सेज थे, कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है उसको हमने डिस्कस किया था। अब वैसे तो हमारा जो चैप्टर है पूरा वो खत्म हो चुका है, बट स्टिल इन लोगों ने ना यहाँ पे कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें कि बहुत ही अच्छे से हर एक जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए भी जरूरी हो जाता है कि आप इनको डिटेल्स में पढ़ो, और क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में 3 मार्क्स जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएं। और अगर आप ये डिफरेंसेस अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट था, जो हमने सभी जो सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस किया था, वो और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैं वापस से रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो वाले सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको कि हम बहुत ही पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, और जो एनर्जी है वो हम इनसे यूज कर रहे हैं। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? फॉसिल फ्यूल्स थे और फायरवुड था। तो फायरवुड तो बेसिकली वो जो लकड़ी वगैरह होती है, जो लकड़ियां गिरती हैं, उसके बारे में पढ़ा था हमने, जो लोग अपने मेनली हाउस होल्ड में यूज करते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स जो है वो हमने काफी तरह के पढ़े थे। कोल था, पेट्रोलियम था, नेचुरल गैस था, और एक जो दूसरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था वो था हाइडल पावर। तो इसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ चुका था। अब हम डिस्कस करते हैं इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो स्टार्ट करते हैं ऑयल के साथ। तो यहाँ पे ऑयल का मतलब जो है वो पेट्रोलियम से है। जो हमने पेट्रोलियम पढ़ा था कि जो पेट्रोलियम है वो उसे क्रूड ऑयल कहा जाता है, और उससे हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं, जो आपका पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन, वैक्स, और आपके बहुत सारे ल्यूब्रिकेंट्स जो हैं वो सब जो है पेट्रोलियम से ही निकल के आते हैं, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ऑयल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही हैं, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इट इज इजियर टू ट्रांसपोर्ट। इसको आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाया जा सकता है बिना ज्यादा दिक्कत के। ठीक है, टैंकर्स के थ्रू। तो टैंकर्स में आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, आपने ना जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह में देखा होगा कि बहुत सारी जो माल गाड़ियां हैं वो खड़ी रहती हैं, उनके जो डब्बे होते हैं कुछ इस तरीके के शेप के होते हैं, गोल गोल, है ना। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी ट्रेन के थ्रू भी हम ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑयल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी आसान होता है, इजी होता है दूसरे जो सोर्सेस हैं उनके मुकाबले। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि ऑयल जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उन पर डिपेंड करती है। ठीक है, देखो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर बेस्ड है। पेट्रोकेमिकल मतलब क्या हो गया? ऐसे केमिकल्स जो कि पेट्रोलियम से निकाले गए हैं। ठीक है, तो पेट्रो मतलब पेट्रोलियम, और केमिकल मतलब केमिकल जो रसायन होते हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो कि पेट्रोलियम से निकल कर आते हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो पेट्रो केमिकल्स पर बेस्ड होती हैं। मतलब कि जैसे कि रिफाइनरीज हो गई, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करके दूसरे जो ऑयल्स हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोल है, डीजल है, वो सब निकालते हैं। तो बहुत सारी रिफाइनरीज होती हैं। मैंने बताया ना आपको कि जो क्रूड ऑयल है उससे अलग अलग तेलों को, अलग अलग चीजों को निकाला जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ये काम करती हैं, वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करती हैं और उसमें से अलग अलग चीजों को सेपरेट करती हैं। ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कहलाती हैं, जो कि पेट्रोकेमिकल्स पे बेस्ड होती हैं। तो उनके लिए भी ये जो ऑयल है वो एक अच्छा काम करता है। देखो, बहुत सारे लोगों के रोजी रोटी चलती है इन इंडस्ट्रीज से, बहुत सारे लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। पूरा जो देश है वो इनसे चल रहा है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन है वो पेट्रोल और केमिकल के बिना, डीजल के बिना नहीं हो सकती। ठीक है, आजकल जो प्लास्टिक है उसके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप अपने चारों तरफ देखो, एक भी चीज आपको ऐसी नहीं दिखेगी जो कि प्लास्टिक के बिना हो। हर चीज, इवन आपकी जो शर्ट है उसमें भी बटन लगे होंगे, वो भी प्लास्टिक है। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, उसमें भी प्लास्टिक का इस्तेमाल है। आप कंप्यूटर, लैपटॉप यूज कर रहे हो, उसमें भी प्लास्टिक का इस्तेमाल है। हर चीज में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है आजकल, लगभग हर चीज में। तो ये सभी चीजें जो है वो हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। तो इसलिए एक तरीके से एडवांटेज ये है कि ये हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, जो ऑयल है, ऑयल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो हमें क्रूड ऑयल से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारी लाइफ को आसान बना रहे हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ नेचुरल गैस जो है उसकी भी एडवांटेज पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था नेचुरल गैस क्या है। ये नॉर्मली जो पेट्रोलियम के जो रिजर्व्स होते हैं उनके ऊपर मिलती है।
एक तरीके से क्या होता है कि जैसे ये रिजर्व जो है वो पेट्रोलियम का है, जो ऑयल है उसका है। अब नीचे से हीट आ रही है बहुत ज्यादा, और हीट के देखो जब क्या होता है, जैसे पानी उबाला है, तो पानी के उबलने में क्या होता है कि जब पानी बहुत ज्यादा उबलने लगता है तो वो एक टाइम पे भाप बनने लगता है, भाप बनकर उड़ने लगता है। तो भाप क्या है, गैस है ना। तो गैसियस फॉर्म में इसी तरीके से जब बहुत ज्यादा हीट मिलेगी तो धीरे धीरे करके जो ऑयल है वो गैस फॉर्म में, ठीक है, एक तरीके से इवोपरेट होने लगेगा। ठीक है। अब क्योंकि धरती का लेयर है, ये सब जो काम हो रहा है, जो पेट्रोलियम है वो धरती के अंदर है, तो यहाँ से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसे ही हीट की वजह से पेट्रोलियम जो है और ज्यादा गर्म होता है, एक तरीके से वो गैसियस फॉर्म में आता है, तो वो इसके ऊपर वाले लेयर में ही ट्रैप हो जाता है और धरती के बाहर नहीं निकल पाता। तो इसलिए पेट्रोलियम के ऊपर जो है हमें नॉर्मली जो नेचुरल गैस है उसका लेयर देखने मिलता है। और जब भी कोई कंपनी हो गई या जो भी लोग हैं वो पेट्रोलियम को निकालेंगे, तो ज्यादातर उनका जो है क्या होता है, सामना नेचुरल गैस से भी हो जाता है कि पहले वो नेचुरल गैस को निकालते हैं, फिर पेट्रोलियम या जो क्रूड ऑयल है उसे निकालते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सेम जो ऑयल का था, इजियर टू ट्रांसपोर्ट, तो जो नेचुरल गैस है उसे भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइपलाइंस के थ्रू। जो पाइपलाइंस होती हैं जमीन में ना, बड़ी बड़ी पाइप लाइन्स जो है वो बिछी हुई हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नेचुरल गैस को ट्रांसफर करने के लिए। इसी तरीके से समुद्र के अंदर भी बहुत सारी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, एक देश से दूसरे देश में भी बड़ी बड़ी जो पाइपलाइंस है वो बिछी पड़ी हैं, ताकि एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से नेचुरल गैस का जो ट्रांसफर है वो हो सके। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल। अब जो नेचुरल गैस है ना, ये एक क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब कि जब हम नेचुरल गैस को जलाते हैं तो हार्मफुल गैसेस जैसे कि CO2 वगैरह जो है वो ज्यादा रिलीज नहीं होती। तो पॉल्यूशन एक तरीके से कम होता है नेचुरल गैस को यूज करने से। ठीक है। चीपर देन ऑयल, मतलब कि इसका जो रेट है ये भी थोड़ा कम है, ये थोड़ा सस्ता है। नेचुरल गैस जो है वो थोड़ी सस्ती है ऑयल से। तो ये तो हमने पढ़े इसके एडवांटेजेस, ऑयल एंड नेचुरल गैस के। अब इनके डिसएडवांटेजेस, तो दोनों के लगभग सेम ही डिसएडवांटेजेस हैं। तो क्या क्या बुराइयां हैं इनमें? डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। देखो जो ऑयल वगैरह होते हैं ना, वो नॉर्मली टैंकर्स के थ्रू आते हैं, बट क्या होता है कि शिप में भी, इसको शिप के थ्रू भी लाया जाता है। बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं वो भी ऑयल को लाती हैं। तो देखो ये समुद्र है, अब यहाँ पे बड़ी सी जो शिप है वो ऑयल को कैरी कर रही है। अब किसी कारण से क्या हुआ कि जो तेल है वो यहाँ पे लीक होने लग गया। अब लीक होगा तो क्या होगा कि समुद्र के ऊपर जो है एक लेयर बन जाएगा, इस तरीके से एकदम पतला सा जो है ऑयल का लेयर बन जाएगा। आपने कभी भी देखा होगा, आप एक ग्लास वाटर लो और उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है ऑयल के डालो, तो देखोगे जो ऑयल है वो ऊपर तैरेगा। ऑयल कभी भी जो है पानी में मिक्स नहीं होता, वो उसके ऊपर तैरता है। क्यों? क्योंकि ऑयल जो है वो लेस डेंसिटी का होता है। एक तरीके से यूं कहें तो ऑयल जो है वो पानी से हल्का होता है, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैर जाता है, एक लेयर बनाता है। अब जब वो पानी के ऊपर इस तरीके से लेयर बना लेगा तो इसमें रहने वाले जो जानवर हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। जो ऑक्सीजन की ट्रांसफर है वो भी नहीं हो पाएगी, मतलब ऑक्सीजन ना ऊपर जा पाएगी ना नीचे जा पाएगी। तो ऑक्सीजन जो है वो भी डिप्लीट होएगी इसकी वजह से। अब नीचे के जो जानवर हैं, वो मान लो कोई फिश वगैरह है, जैसे ऊपर सांस लेने के लिए आते हैं वो, तो जब ऊपर आएंगे तो वो पूरे ऑयल से लथपथ हो जाएंगे, उन पर पूरा ऑयल लग जाएगा और वो उनको दिक्कत क्रिएट करेगा, उनके मुंह में चला जाएगा ऑयल जो है, वो कुछ कंज्यूम भी कर लेंगे, खा भी लेंगे, तो ऑयल दिक्कत करेगा उनको। तो इस तरीके से बहुत सारी जो मैराइन लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है ऑयल स्पिलेज की वजह से। साथ ही साथ वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है, ऑक्सीजन डिप्लीट होती है ऑयल स्पिलेज की वजह से। ठीक है। और गैस लीकेज की वजह से भी देखो क्या होता है कि गैस जो है उसमें भी काफी सारे हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं। तो जब वो लीक होता है एनवायरमेंट में, तो कुछ ना कुछ हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वो रह जाते हैं एयर में। अगर हम उसको इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, तो हमारी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा हानिकारक होगा। तो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज की वजह से। पॉल्यूटेंट्स रिलीज कॉज एसिड रेन। अब जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, मान लो ये जो ऑयल है वो स्पिल हुआ, तो ऑयल स्पिल होने के साथ साथ क्या होता है ना, वो बहुत सारी अपने में से गैसेस भी रिलीज करता है। जो ऑयल है वो अपने में से गैसेस भी रिलीज करता है। जैसे 24 घंटे तक माना जाता है कि जो गैस होती हैं ये बहुत ज्यादा हार्मफुल रहती हैं इसके आसपास, जो ऑयल स्पिल हुआ है। तो अगर इस टाइम पे हमने कोई ऑयल के आसपास वाली जो एयर है उसे इनहेल किया, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगी। साथ ही साथ क्योंकि ये जो बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स है वो ऑयल में से रिलीज हो रहे हैं, गैस में से रिलीज हो रहे हैं, तो वो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं। क्योंकि हार्मफुल गैसेस हैं तो वो हमारे लिए, किसी भी जीव के लिए वो नुकसान वाली होती हैं। अब ये जो हार्मफुल गैसेस हैं वो पानी के साथ मिलके, हवा में भाप रहती है, हवा में नमी रहती है, पानी रहता है, तो वो उस पानी के साथ मिलके बादलों तक पहुंचती है हार्मफुल गैसेस। देखो यहाँ से हार्मफुल गैस रिलीज हुई और वो ऊपर पानी के साथ बादलों में पहुंच गई, और वहां से मिलके जब वो
नीचे बरसेगा ना तो एसिड बन, और इस तरीके से एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन जो है वो ऐसी होती है कि कोई भी पौधे पे गिरेगी तो पौधा जल जाएगा, मिट्टी पे गिरेगी तो मिट्टी खराब हो जाएगी। तो मतलब एसिड देख रहे हो, तेजाब, तो ये हर चीज को जला देता है। तो अगर इसी तरीके से स्पिलेज होती रही, ऑयल स्पिलेज हुई, गैस लीकेज हुआ, इनकी वजह से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी, उसकी वजह से बहुत सारा जो पॉल्यूशन है वो बढ़ेगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट इजी। तो देखो क्या होता है कि हमें पता है कि जो ऑयल है वो रिजर्व्स में मिलते हैं, रॉक्स के बीच में, धरती के अंदर मिलते हैं। बट ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ऑयल रिजर्व है, और ऐसा भी नहीं है कि अनलिमिटेड है कि आप जितना निकालते जाओ उतना निकलता जाएगा। तो हर जगह पे क्योंकि नहीं मिलते, और क्योंकि लिमिटेड मात्रा में मिलते हैं, तो ये वो रहता है कि ये जो ऑयल का रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा। अब एक जगह का खत्म होगा तो आपको दूसरी जगह पे ढूंढना पड़ेगा कि भाई कहाँ मिलता है, और ऑयल जो है वो मिलता है या नहीं। तो ये जो एक्सप्लोरेशन का तरीका है, मतलब नए फ्यूल को ढूंढने का, किसी नई जगह पे फ्यूल जो है वो मिलता है कि नहीं, वो तरीके हार्मफुल हो सकते हैं। जिन टेक्निक्स को यूज करके ये लगाया जाता है कि कहाँ पे ऑयल है कहाँ पे नहीं है, वो टेक्निक जो है वो काफी हार्मफुल हो सकती है। क्योंकि क्या होता है कि जो मेराइन बेड रहते हैं, ओशियन बेड रहते हैं, कि मान लो ये ओशियन बेड है और ऊपर ये पानी है, समुद्र है, तो सेस्मिक वेव्स की हेल्प से, मतलब अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, उनकी हेल्प से ये पता लगा जाता है कि क्या ओशियन बेड में के नीचे ऑयल रिजर्व्स हैं या नहीं। अब दिक्कत ये आती है कि जिस टेक्निक से हम ये करते हैं ना, वो इस मेराइन एनिमल्स को, जो इस समुद्र में रहने वाले जानवर हैं, उनको हार्म कर सकती है। अब इसी तरीके से जब आप किसी जमीन में से तेल निकालने की सोच रहे हो, चलो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे ऑयल रिजर्व है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे गड्ढा खोदना पड़ेगा, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, तभी तो आप ऑयल को निकाल पाओगे। अभी जो ड्रिलिंग का प्रोसेस होता है ये बहुत ही नुकसान वाला होता है। क्यों? क्योंकि ड्रिलिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो वेजिटेशन होगी, यहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे, वो आपको हटाने पड़ेंगे। ठीक है, वेजिटेशन का नुकसान हुआ, और क्योंकि आसान नहीं होता, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी मशीन्स, ये सब की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। इसकी वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है ऑयल एक्सप्लोरेशन का, वो बहुत ही मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। तो ये हमने ऑयल मतलब कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं फायरवुड की। तो फायरवुड देखो, इसकी एडवांटेजेस क्या है? इजी एक्सेस, कहीं पे भी आपको जो लकड़ी है वो पड़ी मिल सकती है। कहीं पे पेड़ है, उसकी सूखी डालियां जो है वो टूट के गिर जाती हैं, तो आराम से लोग जो है उसे कलेक्ट करके अपना यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड्स एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो हमने जैसे शुरू में डिस्कस किया था कि लगभग 50% ऑफ दी पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज इज डिपेंडेंट ऑन दी फायरवुड एज फ्यूल। जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो भी बहुत हद तक आज भी फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए। बहुत सारे लोगों को जो फायरवुड है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो, लोगों को ऐसा तो है नहीं कि घर में ही सारे पेड़ होंगे, वहीं पे सारी लकड़ियां मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। तो लोगों को घर से निकल के बाहर दूर दूर जगहों पे जा जाके लकड़ियां जो है वो इकट्ठी करनी पड़ती। कई लोग जो है पेड़ों को काटते भी हैं, तो वो भी नुकसान होता है। तो कलेक्शन करने में, लकड़ियां घर में लाने में बड़ा ही टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। पॉल्यूटिंग। पॉल्यूटिंग कैसे है? देखो, जब लकड़ियां जलेंगी तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, धुआं निकलता है। ठीक है, तो उस धुएं में काफी सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट को गंदा करती हैं, जो कि हम सबके लिए हानिकारक है। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्योंकि जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से ही रिलेटेड है ये नेक्स्ट पॉइंट, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, कि बहुत सारी ऐसी गैसेस जो है रिलीज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं, CO2 वगैरह, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मतलब कि ये जो गैसेस हैं वो हीट को ट्रैप करती हैं अर्थ पे। तो जैसे जैसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगी एनवायरमेंट में, वो उतनी ही ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगी, और जितनी हीट ट्रैप होगी वैसे वैसे अर्थ जो है और ज्यादा गर्म होगी, अर्थ पे जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा। ठीक है, तो आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा, तो ये वही चीज है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, वो टेम्परेचर जो टेम्परेचर होता है अर्थ पे, उसको बढ़ाती हैं। कैसे बढ़ाती हैं? कि जो हीट है उसको और ज्यादा एब्जॉर्ब करके, सूरज से आने वाली जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके धरती का जो तापमान है उसे और ज्यादा बढ़ाती है। तो जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होंगी उतना ही ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, उतनी ही ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन। कि देखो, लोग इतने भले नहीं हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ गिरी हुई लकड़ियों को ही चुनने जाएं। लोग क्या करते हैं, वो अपनी कुल्हाड़ी लेते हैं और लकड़ियों को काटने के लिए चले जाते हैं। तो वो पेड़ों की जो लकड़ियां हैं उनको काट के लाते हैं अपने घर में। तो इसकी वजह से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ जो है वो ज्यादा मात्रा में गिराए जाते हैं, काटे जाते हैं। तो ये हो गया इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोल। तो कोल के एडवांटेज क्या है? एक्सटेंसिवली अवेलेबल।
ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, बट फिर भी लिमिटेड है। काफ़ी ज़्यादा में है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अनलिमिटेड है, ठीक है? तो एक्सटेंसिवली अवेलेबल मतलब ज़्यादा मात्रा में है, और हम देख लो काफ़ी सारे सालों से हम कोल को यूज़ करते आ रहे हैं और अभी भी कुछ-कुछ रिजर्व्स जो हैं वो बचे हैं, राइट? एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। अब कोल को यूज़ करके जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? मैंने आपको बताया था कि कोल को गर्म करके क्या किया जाता है, एक तरीके से पानी को उबाला जाता है। कोल की हीट से पानी गर्म होता है, वो भाप बनता है। भाप जो है वो तेज़ी से जाके टरबाइन को चलाती है। टरबाइन से अटैच होता है जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है। तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर हो जाए कि कोई चीज़ किस तरीके से हमारे काम आ रही है, इनका रियल लाइफ में क्या यूज़ है। क्योंकि कई बार जो है बच्चे पढ़ तो लेते हैं कि ठीक है, कोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है, बट उन्हें कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई कैसे काम आता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सब जो छोटे-छोटे डाउट हैं आपको क्लियर रहें। तो इस तरीके से कोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प करता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पॉल्यूटिंग सोर्स। तो जितने भी जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम पढ़ रहे हैं ना, लगभग मेनली हमने पढ़ा ऑयल, नेचुरल गैस, इन सबको जलाने में, जो फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड हैं, इन सबको जलाने में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है? अब वो जो हार्मफुल गैसेस हैं, जब वो रिलीज होंगी तो वो एनवायरनमेंट को दूषित करेंगे, प्रदूषित करेंगे। उसमें जो हार्मफुल गैसेस हैं वो हमारे अंदर जाएंगी, जानवरों के अंदर जाएंगी और बीमारियां फैलाएंगे। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, अब जो कोल है उसे ट्रांसपोर्ट करना ऑयल और नेचुरल गैस जितना आसान नहीं होता है। ये क्योंकि बल्कि होता है, भारी होता है, मात्रा में ज्यादा होता है, तो इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कन्वेंशनल सोर्स दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर, दैट इज हाइडल पावर। तो हाइडल पावर के बारे में हमने पढ़ा था। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी पावर जो कि हाइड्रो मतलब कि वाटर को यूज करके बनाई जा रही है। तो हाइड्रो, हाइड्रो प्लस इलेक्ट्रिसिटी से मिलकर बना है वर्ड हाइडल। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? नॉन पॉल्यूटिंग, कि भाई देखो हाइडल पावर जो है ये ज्यादा पॉल्यूटिंग नहीं होती। हाइडल पावर कैसे होती है कि देखो जो डैम वगैरह है वो बनाए जाते हैं और डैम में जो ऊपर रिजर्वायर है उससे तेजी से पानी नीचे गिराया जाता है, नीचे टरबाइन होती है, वो घूमती है। तो इस तरीके से हाइड्रो मतलब वाटर के मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो इसमें देखो ज्यादा कुछ जलाया नहीं जा रहा है, किसी चीज की बर्निंग नहीं हो रही है, कोई जो हार्मफुल गैसेस हैं वो एनवायरमेंट में रिलीज नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नॉन पॉल्यूटिंग है, ये एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड नहीं करता। प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग। तो देखो ये जो पानी है, इसमें पानी का कंजम्पशन नहीं हो रहा है। पानी जो है सिर्फ ऊपर से गिर रहा है और नीचे आ जा रहा है और बीच में बस वो टरबाइन को घुमा दे रहा है। तो पानी की कंजम्पशन कहीं नहीं हो रही, पानी जो है वो यूज नहीं हो रहा, वैसे पानी की खपत नहीं हो रही, बट ऐसा है कि वो बस ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, और तो कुछ नहीं हो रहा। अब ये जब पानी बीच में से टरबाइन को घुमा के नीचे आएगा तो पानी की कोई मात्रा तो कम होगी नहीं, ये आगे बहता जाएगा। अब इस पानी को आगे इरिगेशन के लिए चैनलाइज कर दिया जाता है और जो आसपास के इलाके होते हैं, विलेजेस होती हैं, सिटीज होती हैं, उनमें पानी जो है वो पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से इरिगेशन को प्रमोट करता है, फिशिंग को प्रमोट करता है। देखो ये जो रिजर्वायर है जहां से पानी को इस तरीके से छोड़ के नीचे गिराया जा रहा है, इस रिजर्वायर में लोग जो हैं वो फिशिंग करते हैं, मछली पालन करते हैं और लोगों को अच्छा खासा जो है रोजी रोटी का साधन मिल जाता है, राइट? चीप कह सकते हैं हम इसे कि इसमें जो पैसा है वो एक टाइम के लिए तो लगता है, बट लॉन्ग टर्म में ये मदद करता है कि 100-100 साल तक के भी आज हमारे देश में डैम्स हैं जो आज से 100 साल पहले बनाए गए थे। तो इस तरीके से कि एक टाइम में खपत होती है, मतलब वन टाइम, एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट ये लंबे टाइम तक आपको फायदा देती है। तो अगर हम वैसे कॉस्ट इसकी कैलकुलेट करें तो ये वैसे सस्ता पड़ता है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें इसके बेनिफिट मिल जाते हैं। डिसएडवांटेजेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। अब देखो जब ये डैम बनाया जाता है ना, ये नदी थी, ये नदी बह रही थी, यहाँ पे डैम बना दिया गया। अब डैम बनाने से क्या होता है कि यहाँ पे रिजर्वायर बन जाता है, पानी जो है उसको इस डैम की मदद से क्या किया जाता है, रोका जाता है। अब रोका जाएगा तो पानी आगे से बह बह के कहीं तो रुकेगा, इकट्ठा होने लगेगा। तो ये जो इकट्ठा होता है ना पानी, इसी को हम रिजर्वायर कहते हैं। और जब ये इकट्ठा होता है तो ये बहुत सारी जगह जो है उसे घेर लेता है, बहुत सारे इलाकों को घेर लेता है। गाँव के गाँव जो हैं वो इस पानी में समा जाते हैं। तो जिन लोगों के यहाँ घर होते हैं, जिन लोगों की बस्तियां होती हैं, उन्हें यहाँ से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, डिस्प्लेस होना पड़ता है, अपने घर छोड़ छोड़ के दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है, ठीक है? तो इस तरीके से लोकल कम्युनिटी जो है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। इनंडेंट्स लो लाइंग रीजन्स। अब जो इलाके होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं, तो देखो पानी को जब छोड़ा जाएगा ना तो कभी कभी क्या होता है, ज्यादा पानी छोड़ दिया जाता है। तो बहुत सारे जो इलाके हैं आसपास के जो थोड़े लो लाइंग है, मतलब नीचे हैं थोड़े से, उनमें बाढ़ आने का डर रहता है, बाढ़ आ भी जाती है। तो आपने न्यूज में सुना होगा कि इस डैम के गेट खोलने की वजह से इन इन गाँवों में, इन इन इलाकों में बाढ़ आ गई। तो इस तरीके से जो
डैम है उसकी वजह से बाढ़ का खतरा रहता है, क्योंकि जो गेट्स होते हैं वो अगर सारे गेट्स खोल दिए गए पानी को कंट्रोल करने के लिए कि रिजर्वॉयर में बहुत ज्यादा पानी जो है वो भर रहा है, लिमिट से ज्यादा भर रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे कि सारे जो गेट्स हैं वो खोल देंगे। बट सारे गेट तो ये खोल देंगे तो पानी जो है वो ज्यादा मात्रा में आगे जाएगा, और जब आगे जाएगा ज्यादा मात्रा में तो अपने आसपास के इलाकों में फ्लड ले आएगा, बाढ़ ले आएगा। एक्सपेंसिव टू सेटअप, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे इसको सेटअप करने में तो बहुत पैसा लगता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट लॉन्ग टर्म में देखें हम, क्योंकि 100 सालों तक ये डैम चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं चीप है। आपको हर साल पैसा नहीं लगाना पड़ रहा है एक डैम बनाने के लिए। बट हाँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो एक बार में भी जो पैसा लगाना पड़ता है इसको सेटअप करने के लिए वो बहुत ज्यादा होता है। तो सिर्फ जब पैसा लगाना पड़ता है उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इसका फायदा हमें ज्यादा टाइम के लिए मिलता है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये सस्ता है। तो बड़ी ही दोनों ही चीज भी, सस्ता भी है महंगा भी है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको। बट इस हिसाब से देखो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए महंगा है कि एक टाइम पे आपको बहुत ज्यादा पैसे जो है वो डालने पड़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम आ सकती है ना, कितना फंड कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट, किस तरीके से होगा, तो एक्सपेंसिव सेटअप होता है। बट ये लंबे टाइम तक चलता है, तो उस अगर हम टाइम के हिसाब से कॉस्ट देखें तो वो कम पड़ती है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है, इस तरीके से हमने इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो है वो डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनसे हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, बट इनको हमने बहुत ही अभी हाल ही में यूज करना स्टार्ट किया है। ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि अभी थोड़े टाइम पहले ही इस्तेमाल में आए हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं विंड एनर्जी के साथ। तो विंड मतलब हवा है, एनर्जी मतलब की जो पावर है, जो एनर्जी है, तो ऐसी एनर्जी जो कि हम विंड की मदद से यूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? नॉन पॉल्यूटिंग। तो ज्यादातर जो आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बेनिफिट मिलेंगे वो यही है कि ये नॉन पॉल्यूटिंग है, ये ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करते, ठीक है, ना ही तो इसमें कुछ जल रहा है, ना ही कोई हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं। तो इस हिसाब से जो विंड एनर्जी है वो नॉन पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन ज्यादा नहीं होता। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, तो एक बार सेटअप कर दिया गया तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। सिमिलरली जैसे डैम का सिस्टम मैंने आपको बताया कि जब सेटअप होता है तो वो कॉस्टली होता है। देखो यहाँ डिसएडवांटेजेस में लिखा है कि विंड मिल्स जब सेटअप करते हैं तो वो कॉस्टली होता है, बट लंबे टाइम के लिए हम देखें, एक बार आपने सेटअप कर लिया बट आपको ज्यादा टाइम तक आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो वो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है वो सस्ती पड़ती है। सेफ एंड क्लीन, सेम नॉन पॉल्यूटिंग का ही एक्सटेंशन है इस पॉइंट, ये पॉइंट भी कि सेफ है। नॉन पॉल्यूटिंग है मतलब सेफ है, क्लीन है, ठीक है, कोई हार्मफुल गैसेस नहीं है, कहीं पे नुकसान नहीं हो रहा है, किसी को हार्मफुल गैसेस की वजह से परेशान नहीं होना पड़ रहा। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। नॉइस पॉल्यूशन। अब ये जो विंड मिल्स होती हैं इस तरीके से ये घूमती हैं ना, तब तो बहुत आवाज करती हैं, तो इनके घूमने की वजह से नॉइस पॉल्यूशन होता है, तो आवाज से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है। कॉस्टली होता है, जो इनका सेटअप होता है, अगेन वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इनके जो सेटअप होता है वो कॉस्टली होता है। डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन। तो रेडियो और टीवी जो रिसेप्शन होते हैं, जो वेव्स वगैरह जो रेडियो एंड टीवी से जाती हैं, वो बड़ी ही डिस्टर्ब हो जाती हैं विंड मिल्स की वजह से। हार्मफुल टू बर्ड्स। तो बर्ड्स जो है वो क्या होता है कि ये जो ब्लेड्स रहते हैं विंड मिल्स के, इनके ब्लेड्स में आकर कट जाती हैं, इनको परेशानी होती है, तो बर्ड्स जो है वो कभी कभी इनकी चपेट में, विंड मिल्स की चपेट में आके अपनी जान गंवा देती हैं, तो इस तरीके से ये बर्ड्स के लिए हार्मफुल है। राइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी मतलब कि जो हम सोलर मतलब कि सनलाइट को यूज करके एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? इनएग्जॉस्टेबल। देखो सूरज जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाला, तो सूरज से आने वाली जो लाइट है वो हमेशा हमेशा में मिलती रहेगी, वो इनएग्जॉस्टेबल है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली, ठीक है। नॉन पॉल्यूटिंग, और पॉल्यूशन भी इसमें ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? एक्सपेंसिव। देखो आपको लगभग सेम ही चीजें देखने मिल रही हैं विंड एनर्जी में भी और सोलर एनर्जी में भी, लगभग सेम ही पॉइंट्स हैं। इनएग्जॉस्टेबल विंड के लिए भी है कि विंड जो है वो तो हमेशा चलती रहेगी ना, हवा तो धरती पर चलती रहेगी, तो इस तरीके से विंड जो है, एयर जो है वो भी एक तरीके से इनएग्जॉस्टेबल है, तो आप ये सेम पॉइंट जो है वो इसमें भी डाल सकते हैं। एक्सपेंसिव सोलर एनर्जी भी है कि जो सोलर पैनल्स होते हैं उनको बनाने के लिए, उनको सेटअप करने के लिए काफी पैसा लगता है। डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देखो जो सनलाइट है वो ऐसा तो है नहीं कि उसको हम पूरे के पूरी को कंज्यूम कर सकते हैं, कि हर एक एक बूंद जो है, एक एक लाइट जो है, उसको हम सोलर पैनल की मदद से उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम धरती पे चारों तरफ, धरती को पूरा के पूरा जो है सोलर पैनल से ढक दे, नहीं होगा ऐसा। तो क्या होगा कि एक तरीके से जो सनलाइट है वो वेस्ट हो रही है, जहां पे हमने सोलर पैनल्स नहीं बनाए हैं,
नहीं लगाए हैं और सनलाइट वहाँ पे गिर रही है, तो एक तरीके से वो वेस्ट हो रही है, सनलाइट जो है वो वेस्ट हो रही है। तो वहीं पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक डिसएडवांटेजेस ये है कि हम पूरी सनलाइट को भाई नहीं यूज कर सकते, तो बहुत सारी जो सनलाइट है वो वेस्ट हो रही है एक तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं टाइडल एनर्जी की, तो इसके भी एडवांटेजेस लगभग सेम है। नॉन पॉल्यूटिंग, ये भी ज्यादा पॉल्यूशन जो है नहीं करती है, और इनएग्जॉस्टेबल है ये भी। अब देखो समुद्र जो है वो तो धरती पे खत्म नहीं होने वाला, तो धरती का जो 2/3 हिस्सा है वो तो समुद्रों से ही घिरा है, पानी से ही घिरा है। तो ये चीज भी क्या है, इनएग्जॉस्टेबल है। और टाइडल्स जो हैं, टाइड्स हमेशा आती रहेंगी, जब तक धरती और चांद है तब तक टाइड्स जो हैं वो आती ही रहेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था टाइड्स जो है वो कैसे आती हैं, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स जो है आती है। टाइड मतलब क्या है, जो पानी का स्तर है, जो समुद्र का स्तर है वो ऊपर होता है नीचे होता है, तो दिन में 2 बार ऊपर होता है 2 बार नीचे होता है पानी का लेवल, तो इसी को हम टाइड्स कहते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डिस्ट्रॉयज वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। अब देखो हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि जैसे जो कोस्टल लाइंस है यहाँ पे इस तरीके से कोस्टल लाइन, और यहाँ पे क्या बनाए जा रहे हैं, डैम्स बनाए जा रहे हैं। अब देखो डैम्स में जो फैन बनाए जाते हैं, जो टरबाइन बनाए जाते हैं, जिनके थ्रू पानी जो है घूम के जाता है, पानी इसमें से जाता है और वो टरबाइन को घुमा के जाता है। तो अब देखो पानी के साथ जो है बहुत सारे मेराइन एनिमल्स जो है वो भी जा सकते हैं। अब वो इनके फैंस में जो टरबाइन है उसमें अटक के मर सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। डिफिकल्ट टू हार्नेस, अब इसका पूरा जो सेटअप है, इसको जो पूरा मेंटेनेंस है वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट है। अब देखो क्या होता है कि ना जो टाइड्स है वो 24 घंटे तो आती नहीं है, तो बहुत सारे टाइम जो है ये जो डैम है वो ऐसे ही रहता है, खाली पड़ा रहता है, मतलब कि बिना यूज में उसमें से पानी आ जा नहीं रहा, तो कुछ टाइम पे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो पाती है, तो इसी के लिए क्या कहा जा रहा है, ये डिफिकल्ट टू हार्नेस। न्यूक्लियर एनर्जी, तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी जो है एमिट करता है एक बार में। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट, तो न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से जो वेस्ट होता है ना, जो फिजन हमने पढ़ा था कि जो फिजन होता है, तो इस पूरे प्रोसेस में जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अगर उसको हमने सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया तो पूरी जो ह्यूमन स्पीशीज है ना वो खत्म हो सकती है, इवन जो लाइफ है वो भी खत्म हो सकती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो जापान में जो हिरोशिमा है, नागासाकी है, वहां पे जब यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, तो उसकी वजह से आज भी वहां के जो लोग हैं वो विकलांग पैदा होते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो इस तरीके से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसका डिस्पोजल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इस रेडियो एक्टिव वेस्ट के चपेट में कोई आ गया ना, तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगेगी, और अगर उस जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो उनकी जो लाइफ है वो सदियों तक खराब हो जाएगी, उनकी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी दिक्कतें देखने मिलेंगी। तो इसलिए डिस्पोजल बहुत ज्यादा जरूरी है इसका। एक्सपेंसिव, अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये भी बहुत ही एक्सपेंसिव सिस्टम है। जो न्यूक्लियर पावर को यूज करके जो एनर्जी निकाली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ये पैसे वाली है, मतलब कि इसमें बहुत ही कॉस्ट लगती है, कॉस्टली है। बायोगैस, तो इसके एडवांटेजेस क्या है, लो कॉस्ट है भाई, कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं, अपना कचरा ही तो किसी पिट में जमा करना है। कुछ होता है देखो, किचन वेस्ट होता है, काउ डंग्स वगैरह होते हैं, एनिमल वेस्ट होता है, तो उसको बस एक पिट में डालना है। पहले पिट खोदनी है, मतलब वो पूरा सेटअप होता है, उसको भी बनाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता है। और उसका जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से बायोगैस बनती है वो तो मुफ्त का ही होता है, वो तो कचरा होता है बल्कि, है ना। तो इसलिए लो कॉस्ट में जो बायोगैस है वो बन जाती है। इजी टू ऑपरेट, ऑपरेट करने में भी ज्यादा कुछ नहीं होता है, एक सेटअप बनना चाहिए एक बार, बस उसमें जो मटेरियल है वो डालते रहो और वो एक पाइप से जो है आपको बायोगैस निकाल के देता रहेगा। मेक यूज ऑफ बायो वेस्ट, तो जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, ऐसा वेस्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल है, वो खत्म हो सकता है, जो ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करता, ठीक है, धरती को, मतलब जो आसानी से बायोडिग्रेडेबल है, तो उस तरीके के वेस्ट को ये यूज करता है। देखो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि ये ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करता, बट पॉल्यूशन तो करता है। कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब कि ये बहुत सारी ऐसी गैसेस रिलीज करता है एनवायरमेंट में जो कि ग्रीन हाउस वाली होती है, मतलब कि जो कि पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती है। एक ये है कि इसका बायोगैस का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि जब धरती के अंदर जो है कोई पानी का रिजर्व है और वो हीट की वजह से गर्म होकर धरती के सतह पे आ जाता है, तो मैं देखो यहाँ पे ना अभी बहुत ही जल्दी आपको बता रही हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप हर एक, मैंने जो टॉपिक है, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, हर एक की मैंने अलग वीडियो बनाई है, और ये जो वीडियो है ये आपकी एक तरीके से रिवीजन वीडियो है। पूरा चैप्टर जो पावर वाला जो चैप्टर था, पार्ट है इस चैप्टर का, वो मैंने पूरा इस वीडियो के थ्रू जो है रिवाइज करा दिया है, तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है कि पानी का, जैसे धरती के नीचे पानी होता है, हमें ये भी पता है कि धरती जो है वो गर्म होती है, तो हीट की वजह से एक तरीके से पानी जो है धरती में उबल जाता है
और वो भाप बन के धरती के सतह पे आने लगता है, तो बड़े ही प्रेशर से वो आता है, तो उस प्रेशर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज़ अवेलेबल। तो ये इको फ्रेंडली है, मतलब कि ये धरती को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता, ये पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करता है और हमेशा अवेलेबल रहेगा कि जब तक धरती में वहाँ पानी है और जब तक धरती में हीट है, तब तक ये जो पानी है वो भाप बन के ऊपर आता रहेगा। और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इस पानी को सिर्फ़ भाप को ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाप को वापस से ठंडा करके सिस्टम से वापस उस पानी को धरती में ही डाल देते हैं। तो एक तरीके से पानी जो है धरती से ऊपर गया, टरबाइन को घुमाया और नीचे आ गया, तो बस यही साइकिल चलती रहती है। तो इस तरीके से ये हमेशा अवेलेबल रहता है कि धरती का जो पानी है यहाँ का वो खत्म नहीं होता है नॉर्मली, राइट? अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? क्या इसमें बुराइयाँ हैं? तो लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज़ एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब हर जगह तो हमें ये जो जियोथर्मल एनर्जी है वो नहीं मिलने वाली, हर जगह हमें जो हॉट स्ट्रीम्स हैं वो नहीं मिलेंगी। तो ज़्यादातर क्या होता है, ये जो प्लांट्स रहते हैं वो सिटी से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और दूर होने के कारण इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है, राइट? तो इस तरीके से हमने जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे वो भी पढ़ लिए। इनके फायदे क्या थे, इनके नुकसान क्या थे, ये मैंने अच्छे से आपको बता दिए इसमें। और एक तरीके से आपका जो सेकंड पार्ट था, एक तो था आपका मिनरल्स वाला, ठीक है? उसमें हमने पढ़ा था कि किस-किस तरीके के मिनरल्स होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि भई मिनरल्स क्या होते हैं, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ये सब हमने पढ़ा था और किस-किस कॉन्टिनेंट में किस तरीके का जो मिनरल है वो पाया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने वो पढ़ा था और सेकंड पार्ट था हमारा पावर रिसोर्सेज का। तो उसकी एक तरीके से इस पूरे जो वीडियो है उसमें रिवीजन हो चुकी है। एंड विद दिस we have completed our chapter number 3 of class 8 geography, and I hope you like this video, and if you do then please give it a thumbs up, and if you haven't subscribed yet then please subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you never miss it. We will meet in the next video with a new topic. Till then, keep working hard. Bye bye.